गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। हाउ वाज ऑल? Great. तो खूब आराम कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो चलो फिर तब बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ में आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था वेकेशंस के पहले? आई थिंक यहाँ तक किया था, इंटर कन्वर्जन कर लिया था प्रोबेबली, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है कि जब भी आप अलजेब्राइक फॉर्म में नंबर दी हुई है तो x प्लस आइटा वाई, तो उसको पहले हम लोकेट करते हैं एज अ कोऑर्डिनेट x, y, दिस इज y, दिस इज x, एंड लेट द मैग्नीट्यूड, ये उसका वेक्टर हो जाता है, लेट द मैग्नीट्यूड बी r, तो पाइथागोरस से r हो जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये आर्ग्यूमेंट थीटा है तो x हो गया r cos थीटा, y हो गया r sin थीटा, तो नंबर r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा यूलर पोलर फॉर्म में चल जाएगी और उसी को हम यूलर फॉर्म में लिख देते हैं। तो दिस इज व्हाट द प्रोसीजर इज। फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, उसी जगह से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फिर अलजेब्रा करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर टू पोलर एंड यूलर फॉर्म, तो इसमें किसी एक को अभी वर्कआउट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें डी पार्ट को इवेलुएट करना है कि इसका यूलर फॉर्म क्या होगा, इसका पोलर फॉर्म क्या होगा। तो जो स्टेप्स बताए गए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर जाएं तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में लोकेट करना। 1 माइनस रूट थ्री, तो 1 माइनस रूट थ्री कहाँ होगा? तो ऑब्वियसली Fourth quadrant. हाँ, 1 यूनिट इधर और फिर रूट थ्री यूनिट नेगेटिव इधर, ऐसा कुछ होगा। तो ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया कि दिस इज द पॉइंट 1 नेगेटिव ऑफ रूट थ्री। और ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है अलजेब्राइकली ये रूट थ्री हो गई और ये 1 हो गया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से r या मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो गया? तो r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2। और ये एंगल हमें मेजर करना है, मान लो ये एंगल अल्फा है, तो टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा? √3 tan अल्फा इज इक्वल टू रूट थ्री, एंड देयरफॉर अल्फा की वैल्यू होगी 60 डिग्री। 60 डिग्री लिखो या इसी को हम पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अगर रेडियंस में लिखें तो पाई बाई 3 रेडियन, पाई रेडियन इज 180, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो अगर हम पाई रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं तो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। एनीवे अल्फा आ गया, तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या डिफाइन था? आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द एंगल दैट इट्स वेक्टर मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। तो अगर मैं ऐसे मेजर करूं, ऐसे, तो ये माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। नेगेटिव पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। और अगर हम पॉजिटिव एंगल के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका आर आपने लिख दिया 2, और थीटा अगर लिखना है तो आपके पास एक ऑप्शन है 2 पाई, 2 पाई में से पाई बाई 3 लेस है 2 पाई, पूरा कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन, माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस अल्फा, या इसी को 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो इट इज एक्चुअली 5 पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं या 300 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव एंगल के फॉर्म में लिखेंगे तो, या इसी को नेगेटिव एंगल के फॉर्म में लिखना चाहें तो माइनस पाई बाई 3 या नेगेटिव 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। क्योंकि एंगल का कन्वेंशन होता है कि अगर एंगल काउंटर क्लॉकवाइज मेजर होगा तो ये पॉजिटिव एंगल होगा, अगर क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल होगा वो नेगेटिव एंगल बोला जाएगा। तो आप अगर ऐसे मेजर करेंगे, ऐसे, तो माइनस पाई बाई 3, और काउंटर क्लॉकवाइज तो 380 डिग्री। तो फाइनली ये नंबर को हमने क्या लिखा? ये नंबर को लिखा 2 टाइम्स कॉस थीटा कॉस 5 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 3, ऐसे लिख दिया। या अगर आप एंगल को डिग्री में लिखेंगे 2 टाइम्स कॉस 300 डिग्री प्लस आयोटा साइन 300 डिग्री, ये भी चलेगा। या अगर आप लिखना चाहो तो 2 टाइम्स कॉस माइनस पाई बाई 3
प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट यू शुड रिमेंबर दैट कॉस एक ऐसा फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री में जिसका कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा सेम इवन फंक्शन। बट साइन एक ऑड फंक्शन है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो नेगेटिव ऑफ साइन थीटा हो जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे तो हम लोग उस पर डिस्कस भी करेंगे। तो एनीवे इसको अगर इस्तेमाल करके अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 प्लस की बजाय माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3। तो ये भी एक प्रेजेंटेशन है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो समझ में आ गया कि इंटर कन्वर्जन में हम कुछ इस तरह से वर्कआउट करेंगे जब कंपटीशन में लिखना है तो। और इसी को जब फॉर्मली स्कूल एग्जाम में लिखना होगा तो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि आप मान लेंगे कि ये नंबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो इसको आप r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय r साइन थीटा ऐसे ज्यूम कर लेंगे। फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करें, इमेजरी को इमेजरी से, फिर स्क्वायर ऐड करके r आ जाएगा, फिर cos थीटा साइन थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी, वहां से थीटा डिटरमिन हो जाएगा। तो वो एक अलजेब्राइक प्रोसीजर होगा जो स्कूल एग्जाम में आप फॉलो करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्कूल एग्जाम में अभी 11th में आपको वेक्टर जो आइडिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो स्कूल का जो सिलेबस है या एनसीईआरटी में वो डिमॉन्स्ट्रेटेड नहीं है। इस वजह से आप वेक्टर का कॉन्सेप्ट को अगर प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट योर स्कूल टीचर डोंट लाइक इट एंड दे डोंट रिवार्ड यू कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो ये समझ में आ गया जी। तो अब जरा मुझे बी और बी पार्ट और सी पार्ट के जल्दी से आंसर बोल दो, क्विक, बी एंड सी का। इनफैक्ट तीनों का। जैसे बी पार्ट का क्या होगा, बी पार्ट का मैग्नीट्यूड क्या है, वर्बल है बेटा, फटाफट बोल दो जल्दी से। 1 सर। बी पार्ट का r हो गया 1 और r1 हो गया, तो cos थीटा क्या हो गया, cos theta is half 1 by root 2 and sin theta is negative 1 by root 2। कौन से एंगल के लिए पॉसिबल होता है? माइनस पाई बाई 4। हाँ जी, माइनस पाई बाई 4। तो थीटा इज माइनस पाई बाई 4 या इसी को 2 पाई माइनस पाई बाई 4 भी बोल सकते हैं, दैट इज 7 पाई बाई 4 भी बोल सकते हैं। तो फाइनली इस नंबर को लिखना है तो आप ऐसे लिख देंगे कि cos 7 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाई 4, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है, या इसी को e रेज टू द पावर आयोटा 7 पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, या इसी को e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बी पार्ट के लिए आंसर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आया कि x प्लस आयोटा y will be r times cos theta plus iota sin theta which is the polar form, and this is r times cos theta plus iota sin theta को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e to the power iota theta लिखते हैं, ये यूलर फॉर्म है। तो ये तीनों फॉर्म आपको याद रहने चाहिए और उनका कन्वर्जन आप कर सकें, दैट आई एक्सपेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दूंगा, उसका जल्दी से आंसर आप करेंगे और फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। तो जस्ट गिव मी द आंसर फॉर द नंबर √3 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 9 है, बोल रहे हैं इस नंबर को x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखो, इसको पोलर फॉर्म में लिखो, इसको यूलर फॉर्म में लिखो, इसका मैग्नीट्यूड पता करो, इसका आर्ग्यूमेंट पता करो एंड डू इट क्विक। मतलब इनफैक्ट मैं इसमें दो पार्ट कर देता हूं, एक पार्ट है √3 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 9 एंड दूसरा पार्ट है √3 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 7, ठीक है। तो ये दोनों का आंसर आपको करना है। डेट, तो मैंने जैसा बताया था कि whenever you have to deal with the exponent of some complex number, power of complex number, a product of complex number, a ratio of complex number, the Euler form might be beneficial to you। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम √3 माइनस आयोटा को पहले लोकेट करने समझने की कोशिश करते हैं। √3 माइनस आयोटा, √3 is this way and
1 इज दिस वे, ऐसा होगा, ऐसा ऐसे नंबर होगी, यहां पर उसका लोकेशन होगा। दिस इज √3 एंड दिस इज 1, दिस एंगल अल्फा एंड दिस इज 2, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये √3 माइनस आइटा की लोकेशन है, वेक्टर लोकेशन है, ऐसा। अब इसका मैग्नीट्यूड दिख रहा है, व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू 2 एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू, थीटा तो ऐसे में -5/2. हाँ, तो पहले अगर मैं अल्फा ले तो tan अल्फा 1/√3 है, तो अल्फा जो है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री मतलब π/6, ठीक है। तो -π/6 ले लेंगे यहाँ पे। थीटा हो जाएगा -π/6 और 11π/6, दोनों आप यूज कर सकते हैं, विच एवर इज सुइटेबल टू यू। अच्छा जी, थीटा अगर आ गया तो हमारी नंबर जो है √3 माइनस आइटा तो एक्सप्रेस हो गई, ये हो गया तुम्हारा 2 टाइम्स cos 11π/6 plus iota sin 11π/6, but I will not prefer the polar form to solve this question because क्यों? क्योंकि पावर को डील करने के लिए पोलर फॉर्म या एल्जेब्राइक फॉर्म से बेटर है यूलर फॉर्म, तो हम इसको यूलर फॉर्म में ले जाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे, तो आएगा 2 टाइम्स e raised to the power iota 11π/6। अब हमें इसका पावर रेज करना है कितना, तो ए पार्ट अगर हमें पहला पार्ट सॉल्व करना है तो हमें लिखना है √3 माइनस आयोटा की पावर 9, राइट, यही है। तो √3 माइनस आयोटा की पावर 9 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स e टू द पावर iota into 11π/6 whole to the power 9. So it is actually 2 raised to the power 9 which becomes magnitude, and e raised to the power क्या हो जाएगा बताओ, e to the power आर्ग्यूमेंट लिखो, राइट जी, गया तुम्हारा Iota 33π/2. पाई मल्टीप्लाइड बाय 11 into 9/6, 6 जो है तो 2 into 3 है बेसिकली, तो ये 33π/2 हो जाएगा। तो बेसिकली अगर इसको फाइनली अगर मैं लिखूं तो 2 to the power 9 e to the power iota 33π/2, 33π/2। तो अगर कोई बोल रहा है कि व्हाट इज द, मान लो ये नंबर z है, सपोज करो ये नंबर हम z बोल रहे हैं, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ z, योर आंसर इज 2 raised to the power 9, and what is argument of z, तो your answer is equal to 33π/2। बट एक्चुअली देखो 33π/2 का मतलब क्या होता है, ये है 16π प्लस π/2। अच्छा 16π, 2π का मतलब होता है 1 कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन, तो देयर आर 8 टाइम्स सर्कुलर रोटेशन के बाद π/2, मतलब 8 कंप्लीट रोटेशन एंड π/2, तो इसको हम π/2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल तो 90 डिग्री ही एक्स एक्सिस से, रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस से 90 डिग्री या π/2 ही बनेगा। तो आगे उसको उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा ये, तो इसी को π/2 भी लिख सकते हैं, बट अभी इसके चक्कर में मत पड़ो, अभी हम यही आंसर रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट का आंसर। ऐसे सेकंड पार्ट पे चले जाओ, सेकंड पार्ट में क्या हुआ, तो सेकंड पार्ट में जब हमारा z है √3 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 7, ये हो गया 2 raised to the power 7 into e raised to the power iota, कितना 11π/6 into 7 होगा, तो 77π/6, 77π/6 होगा। अब मॉड z तो 2 raised to the power 7 आ जाएगा, बट आर्ग्यूमेंट z अगर अब मैं रिपोर्ट करूंगा तो आएगा 77π/6, which can be written as, इसको करो तो 12π plus 5π/6, isn't it? Because 12π 2π के मल्टीपल्स को आप इग्नोर करके इसको 5π/6 आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, तो आइदर यू पुट आर्ग्यूमेंट एज 77π/6 और 5π/6, बोथ आर सेम। तो ये हुआ कि ये नंबर का फॉर्म क्या है ना, इसी को जब फाइनली पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा 2 raised to the power 9 into क्या cos 33π/2 प्लस आयोटा साइन 33π/2,
या इसी को लिखोगे तो 2 रेज टू द पावर 9 cos ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 तो 0 ही हो जाएगा, cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा sin पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। और आपको पता है कि 90 डिग्री का cos 0 होता है, sin 91 होता है, तो ये 2 रेज टू द पावर 9 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअली देखो तो ये नंबर सिंप्लीफाई होने के बाद 2 रेज टू द पावर 9 आयोटा बन जाएगी। हाँ बेटा क्या हुआ? वॉइस क्वालिटी में कुछ इश्यू है? यस सर। सर Yes, हो sir. रहा है थोड़ा थोड़ा, बट सर आ रहा है, मतलब ऐसे भी नहीं। एक्चुअली बेटा इश्यू ये इश्यू नेटवर्क में है। जब तक जो है ना, ये जो अभी हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, इट इज पैथेटिक, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रबल इन इट एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर रिलायंस फाइबर। उनका जस्ट स्टार्ट होने वाला है, बट अभी वो लोग थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, 10-15 दिन और लगेगा मुझे लग रहा है। एनीवे, तो अभी तो ज़्यादा मैं कुछ हेल्प आउट नहीं कर सकता इसमें। मेरे साइड में तो एवरीथिंग इज नॉर्मल। अभी ठीक आ रहा है सर। तो वही होता है, वो नेटवर्क जब थोड़ा फ्लक्चुएट करता है ना, तो उसके वजह से जो है वो वॉइस क्रैक करती है। और वीडियो तो ठीक है, वीडियो भी लैग कर रही है। नहीं सर वीडियो ठीक है। नहीं सर वीडियो सही है सर। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं? तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ना कि इसकी वैल्यू क्या है, तो ये 2 to the power 9 है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। दिस नंबर इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, whereas this is not purely imaginary number. Why? Because if इसको सिंप्लीफाई करोगे तो it is 2 to the power 7 into क्या फाइनली क्या आएगा, तो cos 5 pi by 6 प्लस आयोटा sin 5 pi by 6, क्योंकि हम 2 पाई के मल्टीपल्स को इग्नोर कर देंगे आर्ग्यूमेंट में से। 2 पाई मतलब ये कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन के बाद फिर वहीं पहुंचेंगे हम, राइट? तो 2 पाई के इसमें जो 6 मल्टीपल्स हैं, 6 मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो 6 सर्कुलर रोटेशन को हटा दिया जाए तो नेट रोटेशन जो रियल एक्सिस से आएगा वो 5 पाई बाय 6 ही आएगा। तो उसी को नेट आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है? अब ये पाई माइनस पाई बाय 6 है बेसिकली, तो इसको भी अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू आएगा 2 to the power 7 टाइम्स cos 5 पाई बाय 6 जो है वो नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये -12 आएगा, सॉरी -√3/2, -√3 और sin 5 पाई बाय 6 जो आएगा वो हाफ आएगा, तो प्लस हाफ आयोटा। तो अब आप देखो कि इट इज इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 2 को भी बाहर निकाल देते आ जाएगा 2 की पावर 6 इंटू -√3 प्लस आयोटा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते ना कि एक्सप्रेस दिस नंबर इन x प्लस आयोटा y फॉर्म, इसको आप x प्लस आयोटा y के फॉर्म में एक्सप्रेस करो और रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखो, तो व्हाट विल बी द रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर? रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर विल बी, बोलो, नेगेटिव 2 to the power 6√3। 2 to the power 6 का मतलब है 64, नेगेटिव 64√3। और व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर? तो इमेजिनरी पार्ट 2 to the power 6, 64. इज 2 to the power 6, 64। Whereas अगर आप इसको अदरवाइज करो तो आप क्या करना पड़ेगा, पास्कल ट्रायंगल लेके या बाइनोमियल थ्योरम यूज करके इसको पूरा एक्सपांड करना पड़ेगा, फिर उसके इवन पावर वाला टर्म को सेपरेट करना पड़ेगा, फिर ऑड पावर वाले आयोटा वाले टर्म अलग करने पड़ेंगे, वहां से भी आंसर आएगा यही, लेकिन दैट विल बी लेंथियर वन। और इवेंचुअली अगर 7 की बजाय 17 कर दूं तो वो वाला प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाएगा अलजेब्राइकली उसको एक्सपांड करके, और ये प्रोसेस अभी भी उतना ही कन्वीनियंट होगा कि आप उसको पोलर फॉर्म में और इन टर्न यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके करो। तो जहां कहीं भी एक्सपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशियो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, और लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होगी, तो ऑलवेज गेट कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू यूलर फॉर्म एंड देन प्रोसीड, यू विल गेट द आंसर स्मूथली, सीमलेसली। आगे चलें, ये यहां तक बात समझ में आ गई, इंटर कन्वर्जन वाली बात पक्की हो गई। नाउ लिखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जैसे कि हमने अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स किया, फिर उसके अलजेब्राइक रूल्स किए, ऐसे ही इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर का अलजेब्राइक रूल्स किया और उसका अलजेब्रा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किया। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है उनका अलजेब्रा, सपोज वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2 and z1 is x1 plus iota y1 and z2 is x2 plus iota y2, then because we treat these numbers as vectors, then x1 is the x component and y1 is the y component, real part is the x component and imaginary part is the y component, because imaginary axis y axis को treat किया हमने। तो जैसे वेक्टर को ऐड करते समय हम क्या करते हैं, रियल पार्ट एडेड विद रियल पार्ट मींस x component acts with x component and y component with y component, same we are going to do here, because
real and imaginary numbers will not combine together because they are unlike species, they are not similar kind of numbers. तो इसमें वेक्टर एडिशन भी अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले अलजेब्राइक एडिशन की बात करते हैं। तो एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? तो z1 प्लस z2 क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा? तो अगर मैं z1 प्लस z2 डिफाइन करूं तो क्या आएगा? तो ये आएगा तुम्हारा x1 प्लस x2 रियल पार्ट इज सम्ड प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2। ऐसे ही अगर मैं z1 माइनस z2 करूं तो क्या आएगा? z1 माइनस z2। तो ऑब्वियस सी बात है कि x1 और x2 सब्ट्रैक्ट, x1 माइनस x2 रियल पार्ट से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आयोटा का मतलब कि इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आई डोंट थिंक इसमें कोई ट्रबल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से ऑब्जर्वेबल क्या है कि ये क्या है? ये रिजल्टिंग नंबर का रियल पार्ट है और ये रिजल्टिंग नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। ऐसे ये रियल पार्ट ऑफ डिफरेंस है और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर है। यहां से एक रूल आ रहा है कि व्हेन आई से रियल पार्ट ऑफ z1 plus z2, what do you write? You write it is x1 plus x2. What is x1? x1 is real part of the first real number part of z1 and that is real part of the second number। मतलब रियल पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। z1 plus z2 का रियल पार्ट मतलब रियल ऑफ फर्स्ट प्लस रियल ऑफ सेकंड, ठीक है। ऐसे व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 plus z2? तो यू विल से इट इज x1 y1 plus y2। तो ये भी इमेजिनरी ऑफ फर्स्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड। एंड व्हेन यू subtract in place of add, then what will happen? When you subtract in place of add, तो क्या होगा? तो यहां पर माइनस आ जाएगा। जब यहां माइनस करेंगे तो यहां भी माइनस आ जाएगा। जब यहां माइनस करेंगे तो यहां माइनस आने की वजह से यहां माइनस आ जाएगा। तो ये दो रूल आ गए एडिशन के लिए। एडिशन कैसे करना? फॉर इंस्टेंस अगर मैं बोलूं कि z1 इज इक्वल टू 3 plus 5 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 7 minus 4 iota, then what is z1 plus z2? So it is clearly 10 plus iota. And what is z1 minus z2? So 3 minus 7 is negative 4, 5 minus 4 plus 9 iota plus 9 iota। तो इट इज एज सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है। एडिशन बिल्कुल जैसे रियल नंबर्स का एडिशन होता था वैसे ही। ध्यान ये रखना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट से ऐड करेंगे। अब आते हैं, ये दो ऑपरेशन के बाद आते हैं तीसरा ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो क्लियर हो गया कि रियल z1 plus z2 is real z1 plus real z2, real z1 minus z2 is real z1 minus real z2 and so far imaginary part। मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन भी उतना ही सिंपल है जैसे अगर मुझे z1 into z2 लिखना है, व्हाट डू आई राइट? z1 प्रोडक्ट z2। तो इट इज एक्चुअली x1 plus iota y1 gets multiplied to x2 plus iota y2। सो आई वुड से कि याद कैसे रखना, मतलब डायरेक्टली स्मार्टली कैसे करना है। तो देखो दो बातें क्लियर है। जब रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते तो रियल नंबर आती है। जब प्योरली इमेजिनरी को प्योरली इमेजिनरी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते तो भी रियल आती है। ये हमने प्योरली इमेजिनरी नंबर करते समय देखा था। तो इस प्रोडक्ट का रियल पार्ट कैसे क्रिएट होगा? तो दो तरीके से, व्हेन x1 मल्टीप्लाइज टू x2 or iota y1 multiplies to iota y2। real into real is real, purely imaginary into purely imaginary is also real। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहां ये ध्यान रखनी है कि जब फर्स्ट का रियल पार्ट दूसरे के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा तो प्योरली इमेजिनरी नंबर बनेगी, और जब सेकंड का रियल पार्ट फर्स्ट के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा तो प्योरली इमेजिनरी फॉर्म होगी। तो अब मैं रिजल्ट को स्ट्रेट अवे लिखने की कोशिश करूंगा कि प्रोडक्ट का रिजल्टिंग रियल पार्ट क्या होगा। तो आप क्या लिखेंगे भाई? रियल पार्ट लिखो x1 into x2 plus iota square is minus, तो -1, तो minus y1 into y2। I hope it is very clear। And when you go real into purely imaginary and resulting is purely imaginary, तो that is iota times, बोलो क्या आएगा? real part of first into imaginary part of second, x1 y2 plus imaginary part of first into real part of second, y1 x2 x2 y1। तो ये हो गया रिजल्टिंग नंबर का रियल पार्ट। मतलब यहां से जो रूल बन रहा है वो रियल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, बोलो ये रियल पार्ट ऑफ z1 into रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 into इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये रूल है, ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है स्टेट वे। सिमिलरली imaginary part of the product of two complex number is equal to
x1 रियल z1 है, y2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, मतलब फर्स्ट का रियल पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के रियल पार्ट से, तो सेकंड का रियल पार्ट रियल z2 इंटू फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट, रियल इंटू इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन है वो आएगा। तो ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बिल्कुल क्लियर है? यस सर। फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर हमने रियल पार्ट में बीच में नेगेटिव साइन क्यों लिया? आयोटा स्क्वायर बेटा, रियल पार्ट में नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि जब आप प्योरली इमेजिनरी को प्योरली इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा y1 इंटू आयोटा y2 इज आयोटा स्क्वायर टाइम्स y1 y2। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1। यस सर। माइनस, उसकी वजह से माइनस बना, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे मैं बोलूं कि इसको सिंप्लीफाई करो, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस आयोटा, क्या आएगा? तो आप स्ट्रेट अवे लिखो, 2 5 = 10 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर तो +3, 10 माइनस -3 प्लस आयोटा टाइम्स, हाँ जी 15 आयोटा तो 15 13 आया था। -2, तो नेट वैल्यू आई 13, बोलो, प्लस 13 + 13 आया। 13 + 13 है। इट इज एक्चुअली 13 टाइम्स 1 प्लस आयोटा। और अगर कोई बोलता है कि इसको आप पोलर फॉर्म में लिखो, अगर यह बोलता है कि इवैल्यूएट, ऐसे क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि इवैल्यूएट दिस एंड एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म, एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म, तो क्या लिखोगे बेटा? तो 1 प्लस आइटा, देखो ये 13 तो मैनेज हो जाएगा, 1 प्लस आइटा मतलब कहां पर लोकेटेड है? 1,1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। हाँ जी, तो ये लेंथ हो गई इसकी, ये मैग्नीट्यूड √2, तो ये 13 √2 हो जाएगा, 13 √ 2 π/4। π/4, यस, तो cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, एग्रीड? ऐसे बोल सकते हो ना, ये 13,13 है ना, 13,13 पॉइंट है, तो ये 13 है और ये 13 है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 13 √2 हो गया, और आर्ग्यूमेंट क्या हो गया? π/4 हो गया, तो ऐसे लिख दिया। या इसी को यूलर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 13 √2 टाइम्स e⁻⁴ आयोटा π/4, ठीक है जी। तो ये सब चीजें आप बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत सीमलेसली करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी समझ में आ गया? आई डोंट थिंक प्रोडक्ट में कोई इश्यू है, प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल है, यस Yes. सर। ठीक है। तो प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट का जो आउटकम है वो ये आउटकम है प्रोडक्ट का, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर ये आप डायरेक्ट क्यों कर रहे हो? तो डायरेक्ट करना जरूरी नहीं, आप इसको ऐसे ओपन भी कर सकते हो, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हो, x1 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाइज टू x2, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, प्लस x1 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाइज टू आयोटा y2। फिर आप बोलोगे, अब देखो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, x1 x2, ऐसे लिखो, x1 x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 x2 प्लस आयोटा टाइम्स x1 y2, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और माइनस y1 y2। अब फिर इसको एसोसिएटिव लॉ लगा दो, तो x1 x2 माइनस y1 y2 एक साथ आ जाएगा, और प्लस आयोटा कॉमन लेके इन दोनों में से x1 y2 प्लस x2 y1 आ जाएगा, तो वही चीज बन जाएगी प्रॉपरली ओपन करके। यहां मैंने बोला कि क्यों इतना 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखो, स्ट्रेट अवे रियल इंटू रियल एंड प्योरली इमेजरी इंटू प्योरली इमेजरी करो तो रियल पार्ट क्रिएट हो गया, और एक का रियल दूसरे का प्योरली इमेज से मल्टीप्लाई होगा तो प्योरली इमेजरी नंबर बनेगी, तो इमेजरी पार्ट क्रिएट हो गया। तो स्ट्रेट अवे आंसर पे आ जाओ, कंक्लूड कर लो, वो थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, चौथा लास्ट ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, नाउ लेट्स गेट बैक टू डिवीजन। अब डिवीजन के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने उस पहले बताया भी था, रेसिप्रोकल, इसको नोट कर लो, लिख दो, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है हमें, तो क्या करेंगे, या उसके रेसिप्रोकल लिखना है तो क्या करेंगे? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z विच इज x प्लस आयोटा y इज 1/z, है ना।
अनलेस z इज 0, z 0 होगा तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट अदरवाइज तो 1/z है। रेसिप्रोकल ऑफ z इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 1/z अगर मुझे फाइंड करना है तो हमें एक्चुअली 1/x प्लस आइटा y चाहिए। उसके लिए हमें डिनोमिनेटर को रियल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमें a प्लस आइटा b के फॉर्म में ले जाना है, अलजेब्राइक फॉर्म में ले जाना है। तो टू रियलाइज डिनोमिनेटर क्या करते हैं, तो जैसे ये p प्लस क्यू है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाए तो रियल हो जाएगा, तो हम p माइनस क्यू जैसे रेशनलाइजेशन होता है उसी तरह से हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस आयोटा y से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको आप लिख लो कहीं पर, क्या, मल्टीप्लाई बाय conjugate of denominator, conjugate of denominator। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टू बोथ न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। इस प्रोसेस को बोलते हैं रियलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मेकिंग द डिनोमिनेटर रियल। हाँ, रियलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो उससे क्या होगा जी कि न्यूमरेटर में तो आ जाएगा x माइनस आयोटा y, बट डिनोमिनेटर में देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यस, तो एग्जैक्टली इट टर्न आउट टू बी x माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हो बेटा z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर। तो एक लाइन में समझो तो 1/z को मैं स्ट्रेट में ऐसे बोल सकता हूं, ये पूरा जो हमने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया इसका एक वन लाइनर है, ये आपको you can smartly keep in your mind that whenever I have to get 1/z, I will multiply by z bar both in the numerator and denominator, and numerator becomes z conjugate and denominator becomes z into z bar is mod z square, and finally it is x minus iota times y over x square plus y square। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लिख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको अगर मैं बोलूं कि राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा, एंड एक और नंबर मैं दे रहा हूं 1 प्लस आयोटा tan थीटा, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको लिख के बताना। पहले का 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25। हाँ, तो ये है और ये b है, दोनों का हमें प्रॉपर x प्लस आइटा y के फॉर्म में लिखेंगे। तो जो a पार्ट है इसका आंसर क्या आएगा, तो आएगा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, तो इट इज एक्चुअली 3/25 माइनस 4/25 आएगा। Whereas B को करो तो क्या आएगा, B पार्ट का, A पार्ट तो बता दिया, B पार्ट का अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो यहां पर भी हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब 1/z क्या होगा अगर z हम ले रहे हैं इस नंबर को, तो इट इज 1, बोलो 1 माइनस आइटा tan थीटा अपॉन secant सेकंड। अब इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 1 secant स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा टाइम्स sin थीटा अपॉन cos थीटा which is tan थीटा multiplied by cos square theta। So basically if you just write it in little more simplified form then it will appear like this, it is equal to cos theta times cos theta minus iota sin theta। तो ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाई आई एम टॉकिंग ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओनली बिकॉज इफ आई विश टू डिवाइड अ नंबर बाय अनदर नंबर, सपोज मुझे z1 बाय z2 चाहिए, तो आई कैन राइट दिस एज z1 मल्टीप्लाइड बाय 1 by z2। And if we know how to get the reciprocal of a complex number and how to convert that number into x plus iota y form, then
ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी उसी फॉर्म की एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगी, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का रूल हम समझ चुके हैं, तो हम उसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इट इज इक्वल टू Z1 मतलब X1 प्लस आयोटा Y1, और 1/Z2 जो है वो हो जाएगा तुम्हारा Z2 बार बाय मॉड Z2 का स्क्वायर, एंड देयर बाय हमें जो मिलेगा वो X1 प्लस आयोटा Y1 के साथ दूसरी नंबर का कॉन्जुगेट मिलेगा, मतलब X2 प्लस आयोटा Y2 का कॉन्जुगेट मिलेगा, वो आएगा X2 माइनस आयोटा Y2, और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा बेटा X2 स्क्वायर प्लस Y2 स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को तो एज इट इज रहने दो, ऊपर में जो दो नंबर न्यूमरेटर में हमें मिल रही है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें मल्टीप्लाई ही तो करना है, और मल्टीप्लाई करने का तरीका आप जानते हो, तो लिख दो। क्या आएगा रिजल्ट आप मुझे बताओ, मैं सिर्फ लिखूंगा, जस्ट स्पीक आउट। रियल पार्ट क्या आएगा और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? हाँ, रियल पार्ट, रियल इंटू रियल, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी से आ जाएगा रियल पार्ट। हाँ जी बोलो। into x2 plus y1 y2 x1 x2 plus y1। हाँ जी, x1 x2 प्लस y1 y2, वेल डन। x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2, मतलब रियल Z1 इंटू रियल Z2 प्लस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2, प्रोडक्ट में माइनस आता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? y1 x2 minus x1 y2 Yes sir। and divided by x2 square plus y2 square, that's very simple, nothing else। तो ये हो गया हाउ टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ में आ गया बिल्कुल, एब्सोल्युटली। यहां तक जो भी बातें मैंने बताई दैट इज ऑल क्लियर? Yes sir। yes sir तो इसको नोट कर लिए, इसको Yes, हटा sir। दो बेटा। एक मिनट। दो सेकंड। हो गया sir। तो फाइनली हम लोगों ने डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बोला कि रियल पार्ट ऑफ द रेशियो Z1 by Z2 is real Z1 plus into real Z2 plus imaginary Z1 into imaginary Z2 by mod Z2 का whole square, and so for the imaginary part of Z1 by Z2 जो कंक्लूड किया रिजल्ट से, वो imaginary Z1 into real Z2 माइनस imaginary Z2 into real Z1 by mod Z2 का स्क्वायर, इट इज नथिंग न्यू, जो आया उसी को मैंने लिख दिया है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के टर्म्स में। अब मैं तीन चार छोटे छोटे सम दूंगा, फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस इन x प्लस आयोटा y फॉर्म। ए, कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, उनको हमें x प्लस आयोटा y फॉर्म में ले जाना। z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 4 प्लस 5 आयोटा। बी 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 3 माइनस आयोटा। सी z is equal to 3 minus 2 iota multiplied by 2 plus 3 iota divided by 1 plus 2 iota multiplied by 2 minus iota। ठीक है, फटाफट आप ये तीनों को x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में ले जाओ, और अगर पॉसिबल हो तो उसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये टास्क आपको करना है। ये तीनों पार्ट के लिए आपके पास में 3 मिनट्स का टाइम है, ठीक है, 3 मिनट। कंप्लीट कर लो। यूलर फॉर्म में उसी केस में कन्वर्ट करेंगे जब उसका आर्ग्यूमेंट आसानी से दिख रहा हो, अदरवाइज आपको यूलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना है, सिर्फ आपको x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में तीनों को एक्सप्रेस करना। फाइनली टेक योर टाइम। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट समझ में आ रहा है? सभी ने कर लिया होगा।
किसको सिंप्लीफाई करते समय आपने क्या किया, 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 + 25 is 16 + 25 is 41. So finally it turned out to be real part numerator में क्या आएगा, 3 4 जा 12 - 20 12 - 20 sorry 12 + 20 32. इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, 16 आयटा - 15 आयटा 16 आयटा - 15 आयटा इज हाउ मच, आयोटा 2 + आयोटा बाई 41. तो सिंपल था जी कि 32 बाई 41 32 डिवाइडेड बाई 41 प्लस 1 बाई 41 आयोटा. ये आंसर आ गया आपका ए पार्ट का. तो ए पार्ट इज डन, दिस इज सिंप्लीफाइड टू दिस फॉर्म. अब आ जाते हैं बी पार्ट पे. बी पार्ट में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, जो न्यूमरेटर में 1 + आयटा स्क्वेयर है उसको हम पहले x + आयटा y फॉर्म में ले जाएं. तो जस्ट फर्स्ट यू टारगेट द न्यूमरेटर और 1 + आयटा स्क्वायर को ओपन कर दो a + b होल स्क्वायर से, तो आ जाएगा तुम्हारा 1 + आयोटा स्क्वायर एंड +2 आयटा. एंड डिनोमिनेटर में जो 3 - आयोटा है, अब डिनोमिनेटर को रियलाइज करने के लिए हम 3 + आयटा न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 + आयटा डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे एज यूजुअल. जैसे यहां पर 4 + 5 आयटा का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन द रिजल्टिंग वैल्यू लुक्स लाइक दिस. क्या जी, ये तो देखो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 1 और -1 ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 कैंसिल्स विद -1. अब न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा जी, 2 आयोटा इंटू 3 6 आयोटा, 2 आयोटा इंटू आयोटा इज -2, तो -2 + 6 आयोटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 9 + 1 10. तो एक्चुअली टर्न आउट टू बी -1/5 इज रियल पार्ट ऑफ द नंबर plus 3/5 iota. So this is the final result for the second part. I think सबका यही आया था जी. Yes sir. Yes. Sir. A part and B part is clear. C part पे जाइए. C part जिसका हो चुका है उनके लिए एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, तब तक ये करते रहेंगे आप, ठीक है. एक्सप्रेस 1 upon 1 - cos थीटा +2 आयोटा साइन थीटा, इसको आप x + आयोटा y फॉर्म में ले जाओ, ठीक है. तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट किसका इसका हो गया, जरा एक बार कंफर्म कर दें सभी लोग सी पार्ट के लिए, जिसका इसका सी पार्ट हो गया है. सी पार्ट में न्यूमरेटर, पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को पहले x + आयटा y फॉर्म में ले जाएंगे, इसको अलग और इसको अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा. और ये बड़ा पिक्यूलियर फॉर्म भी, अभी इस पे मैं डिस्कस भी करूंगा. तो क्या आएगा, तो 3 2 6 + 6 ये रियल पार्ट आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट में 9 आयटा -4 आयटा, 9 आयटा -4 आयटा इज 5 आयटा. If you look at the denominator after multiplication, real part is 2 + 2 4 and 4 iota minus iota plus 3 iota. So virtually it is 12 plus 5 iota upon 4 plus 3 iota multiplied by 4 minus 3 iota in numerator and denominator both to realize the denominator. So finally in the denominator I will get 4 4 is 16 plus 9 25, whereas in the numerator 12 4 is
48 minus 15 plus 15 63 and 20 iota minus 36 iota. 20 iota minus 36 iota is minus 16 iota. तो बेसिकली आंसर आएगा 63 by 25 minus 16 by 25 iota. चेक इट आउट. सबका आंसर यही था. यस सर. ये लास्ट पार्ट. तो सिंपल है कि आप अल्टीमेटली किसी भी फॉर्मेट में हो उसको a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आयोटा डी के फॉर्म में ले जाएंगे और फिर वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोसेस होती है. अब आ जाते हैं लास्ट जो डी पार्ट है. डी पार्ट में क्या किया? ये सारे पार्ट तो सबके हो गए तो इसको हटा देते हैं. सर प्लीज एक मिनट वो भी सॉल्व कर रहे हैं. डी पार्ट में क्या करेंगे? तो यहां तो सिर्फ डिनोमिनेटर को रियलाइज करने की ही बात है. तो उसके लिए 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा का होल प्लस 2 साइन थीटा मतलब 4 साइन. अब इसके बाद क्या करना है? दैट यू ऑल नो वेल, है ना, कि सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर दो, बाकी सब कुछ तो बिल्कुल क्लियर है. क्या ये क्या आएगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos तो माइनस आएगा साइन स्क्वायर थीटा. हाँ, कहां पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा? सर नीचे. क्यों माइनस बेटा? अरे जेड इंटू जेड मॉड जेड का स्क्वायर होगा ना बेटा. अच्छा, तुमने वो पूरा मल्टीप्लाई करके देख रहे हो, वहां से भी वही आएगा, माइनस आइटा स्क्वायर होगा ना तो प्लस ही आएगा. एनीवे मैं यहाँ कुछ और बोल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ डिनोमिनेटर को केवल अलग से सिंप्लीफाई करके देखो. 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 कॉस थीटा एंड प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा. यही है. अब 4 साइन स्क्वायर थीटा को हम 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1. 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 माइनस 2 कॉस थीटा एंड प्लस 3 साइन स्क्वायर. ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जो है वही रहेगा 1 माइनस कोसाइन थीटा प्लस माइनस 2 आयोटा साइन थीटा. तो वर्चुअली इसका जो फॉर्मेट आएगा ना, रियल और इमेजरी पार्ट को अगर अलग अलग करोगे तो ये चीज ऐसे दिखेगी. फाइनली इट विल बी रिटन एज रियल पार्ट. क्या होगा? तो इसका रियल पार्ट होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा. एंड इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? तो आएगा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा. ऐसे भी लिख सकते हैं या 2 साइन थीटा लिख दो. अगर ऐसे माइनस को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा. तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द नंबर डी इन a प्लस आइटा बी या x प्लस आइटा y फॉर्म में लिखेंगे. तो दिस इज x एंड दिस इज y. ठीक है. तो ये तो फैक्टराइज हो जाएगा. हाँ, क्या बोला? डिनोमिनेटर तो फैक्टराइज हो जाएगा सर. फिर एक जो रियल पार्ट होगा उससे 1 माइनस कॉस थीटा हट भी जाएगा. हाँ, वो भी वो वो कर सकते हैं. वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ये जो एक्सप्रेशन था ना, इसको पूरा का पूरा कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे अब लिखो तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा? यही तो आया था 2 माइनस 2 कॉस थीटा था. अगर मैं ऐसा लिखता, सपोज करो कि 3 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख देता,
4 साइंस क्या थीटा था ना फाइनली, तो हम पूरा कॉस में कन्वर्ट कर दें अगर, तो 4 साइंस क्या थीटा को लिख सकते हैं 4 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारा आएगा क्या फाइनली, फोर साइंस का थीटा था, हाँ एग्जैक्टली। तो ये बेसिकली आएगा तुम्हारा -3 cos स्क्वायर थीटा, -3 cos स्क्वायर थीटा एंड -2 cos थीटा +5, माइनस कॉमन लेते हैं। अब देखो कि आपका फैक्टराइज हो सकता है तो अच्छी बात है, वो तो हो ही रहा, cos थीटा 1 तो आ ही रहा है एक रूट, तो 3 cos स्क्वायर थीटा +2 cos थीटा -5। तो यहाँ पर इसको मिडिल वाले टर्म को लिख सकते हैं 5 cos थीटा -3 cos थीटा, या 3 cos थीटा -5 cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा -1 एक फैक्टर आएगा जो न्यूमरेटर से कैंसिल भी हो जाएगा, तो रियल पार्ट को और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, बट इमेजिनरी पार्ट वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इफ यू विश तो रियल पार्ट को और सिंप्लीफाई, एनीवे हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, अभी आगे चलते हैं। तो ये चारों ऑपरेशन समझ में आ गए, जैसे फटाफट आंसर कर दो ये दोनों पार्ट का, क्विक जल्दी से। फर्स्ट पार्ट तो स्ट्रेट अवे है, तो इसमें तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, स्ट्रेट अवे आंसर ही लिख देना है। जैसे इन्होंने बोला कि Z1 + Z2 लिख दो एंड Z1 + Z3 बोल रहे हैं, और Z1 - Z3 बोल रहे हैं, नथिंग डूइंग। Z1 + Z2 तो स्ट्रेट अवे बोलते जाओ, Z1 Z2 को ऐड करेंगे तो 1 + आयटा आ जाएगा, और Z1 में Z3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 2 4 आ जाएगा, रियल नंबर इफ यू ऐड Z1 + Z3। बट अगर Z1 में से Z3 सब्ट्रैक्ट करना है तब क्या आएगा, तो Z1 में से Z3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल पार्ट कैंसिल होकर 6 आयटा आ जाएगा। 6 आयोटा। तो दिस इज नॉट टफ। हाँ, अगर जैसे इस वाले पहले वाले नंबर को सबको यूलर फॉर्म में ले जाओ, तो फर्स्ट वाले नंबर का यूलर फॉर्म क्या आएगा, इसका यूलर फॉर्म क्या आएगा, कोई बता सकता है वर्बली, बिना पेन चलाए हुए विजुअलाइज करो। 1,1 तो मैग्नीट्यूड हो गया सर √2, हाँ सर √2 √2 e to the power iota iota 45 degree. वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, Pi by 4 4 degree. आर्गुमेंट, तो ये आ जाएगा तुम्हारा √2 e⁻iota π/4। ऐसे ऐसे ही सेकंड को लिखो तो क्या लिखोगे, इसको Z1 + Z3 को क्या लिखोगे, तो ये प्योरली रियल नंबर है, तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो 4 ही होगा, आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पॉजिटिव रियल है तो 0, वेरी करेक्ट, तो 4 e⁻iota 0। और इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 90 हो जाएगा, इसका π/2 आ जाएगा, तो π/2 e⁻iota π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो साथ के साथ में वो कन्वर्जेंस करते रहो, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, छोटे छोटे काम करते समय बड़ा चीज अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्जन में हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे। एनीवे अब इस क्वेश्चन को बताओ, बोल रहे हैं कि ये नंबर है, इसको सिंप्लीफाई करो और इसको अलजेब्राइक फॉर्म में ले जाओ और मॉड जेड आर्गुमेंट जेड बताओ। वेल डन, वेल डन। फिर आयोटा आ रहा है इसका आंसर, आयोटा या माइनस आयोटा, माइनस आयोटा आ रहा है। माइनस आयोटा। न्यूमरेटर है 1 + iota √3, डिनोमिनेटर है 2 iota into, अगर इसको मैं अलजेब्राइक फॉर्म में ले जाऊं, cos π/3 इज हाफ, sin π/3 इज √3/2, तो √3 टाइम्स iota/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा 1 + iota √3 डिवाइडेड बाय iota into 1 + iota √3। तो ये 1 + iota √3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, सेम है, तो ये 1/iota हो गया, विच इज नथिंग बट माइनस आयोटा, iota/-1, आयोटा से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस आयोटा, नेगेटिव आयोटा है। इसको अगर आप लिखना चाहो तो e⁻iota -iota π/2 भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड 1 है और आर्ग्यूमेंट नेगेटिव π/2 है,
या e टू द पावर आयोटा 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की बात समझ में आ गई। कोई डाउट तो नहीं इसमें, कोई इश्यू तो नहीं है ये सारे डिस्कशन में। तो अब हम आते हैं कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से एक बात डिस्कस करने जा रहे हैं, हेडिंग देंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी। डू यू रिमेंबर हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले जब मॉड्यूलस फंक्शन कर रहे थे, तो मॉड्यूलस फंक्शन में एंड में हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड उसके एप्लीकेशन किए थे, याद है ना? यस सर, यस सर। डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव एडिशन का कॉन्सेप्ट, राइट। फिर मैंने वहां बताया था कि उसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों बोलते हैं, ये आपको जब कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे तो समझ में आएगा। तो अब उसको समझ सकते हैं आप। सपोज आई हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वही जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर पर अभी हम लोगों ने अलजेब्राइक ऑपरेशन डिफाइन किए, उसी को थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझते हैं। ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर कॉम्पिटिशंस आर कंसर्न, इसलिए आप बहुत फोकस्ड होकर देखना, क्योंकि यही डिस्कशन है जो अभी होगा ज्योमेट्रिकल। इसके बाद जो ज्योमेट्री का डिस्कशन होगा वो इस सेशन के एंड में होगा, जब हम लोग ज्योमेट्री कर लेंगे तो, ठीक है। तो अगर बाय चांस आप इफ यू कम अक्रॉस सम प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इन्वॉल्व्स ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, तो यही डिस्कशन वैसी प्रॉब्लम में आपको हेल्प करेगा। तो ऐसा एक हमने आर्गन प्लेन फॉर्म कर लिया। अब इस आर्गन प्लेन में ये क्या है जी, तो ये है आपका रियल एक्सिस, और ये क्या है, ये प्योरली इमेजिनरी एक्सिस है, ये ओरिजिन है। एज वी नो दैट अगर एक नंबर है Z1, वो A पॉइंट से डिनोट हो रही मान लो, और मान लो वो है x प्लस आइटा y या x1 प्लस आइटा y1। ऐसे एक नंबर है जो B पॉइंट से डिनोट हो रही है Z2, वो है x2 प्लस आइटा y2। तो बेसिकली x1 कॉमा y1 एक पॉइंट होगा, यहां कहीं है मान लो, और x2 कॉमा y2 एक पॉइंट होगा, सपोज करो यहां कहीं है। और ये दोनों पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर्स होंगे वही तो हैं जो इन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ये वेक्टर से रिप्रेजेंट होगी, और जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक दूसरे वेक्टर से रिप्रेजेंट होगी, ये वाला वेक्टर है मान लो, OA एंड OB वेक्टर रिस्पेक्टिवली। तो लेट्स से इट इज A x1 कॉमा y1, और इसका जो वेक्टर है वो ये वेक्टर है ऐसे Z1 जिसको हम बोल रहे हैं। इसी तरह से एक वेक्टर है ये, जिस वेक्टर को हम लोग Z2 वेक्टर बोल रहे हैं। Z2 एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ये डॉट से रिप्रेजेंटेड है, जिसको हम x2 y2 डॉट बोल रहे हैं, पॉइंट, और इस पॉइंट को नेम दे रहे हैं B। अब व्हाट डू यू मीन बाय एडिंग दीज टू नंबर्स? जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं मतलब उनके वेक्टर्स को ऐड करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो वेक्टर है। वेक्टर का एडिशन का कॉन्सेप्ट कैसे होता है? तो वेक्टर एडिशन होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कंप्लीट द पैरेललोग्राम। तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम पॉइंट बी विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू OA इक्वल इन लेंथ। तो यहां से हमने OA के पैरेलल एक OA के बराबर लेंथ का एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और फिर A से OB के पैरेलल एक OB के इक्वल लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करी। तो पैरेललोग्राम ऐसे जाके कुछ कंप्लीट होगा, ऐसे। इसको भी थोड़ा बराबर लेंथ कर देंगे। This is the parallelogram when completed. The moment the parallelogram is completed, you will get a point C vertically opposite to O. अब ये जो C पॉइंट है इसको हम बोलेंगे कि भाई हर पॉइंट तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी? तो ये x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 होगी। y2 मतलब ये बेसिकली ये नंबर क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये Z1 है तो ये भी Z1 वेक्टर ही होगा, पैरेलल एंड इक्वल वेक्टर। ये Z2 वेक्टर है तो ये वेक्टर भी Z2 ही होगा, ये वाला वेक्टर भी Z2 वेक्टर होगा। और हेड टू टेल एडिशन करते हैं तो हमें रिजल्टेंट मिलता है। तो रिजल्टिंग वेक्टर जो होगा वो O से C पर डायरेक्ट करेगा, ये OC वेक्टर। ये वेक्टर कौन सा वेक्टर हुआ बेटा? ये है Z1 प्लस Z2 वेक्टर। ये है Z1 प्लस Z2 वेक्टर।
ठीक है, तो रिजल्टिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 का जो समेशन से नंबर रिप्रेजेंट होगी वो C है और उसका वेक्टर फॉर्म OC वेक्टर हो गया। अब यहां देखो इन ट्रायंगल, अब ये लिखते जाओ, इन ट्रायंगल OAC ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल में अगर मैं क्या करूं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात करूं ज्योमेट्री में, तो आप बोल सकते हैं कि OA प्लस AC is always greater than OC, and there is a possibility of equality geometrically, क्योंकि summation of two side is always greater than third side, isn't it? OA plus AC is always greater than OC. And one more thing you can notice that if look at this angle, right, this angle, अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल थीटा है, दोनों वेक्टर के बीच, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एंगल थीटा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये एंगल भी थीटा होगा। इसका मतलब अल्फा जो है वो पाई माइनस थीटा है। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Okay, right. So can I say that if magnitude of Z1 is fixed, OA लेंथ को फिक्स रखें और AC लेंथ को भी फिक्स रखें और सिर्फ थीटा को वेरी करें तो अल्फा वेरी करेगा? मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एंगल ऐसे है, दोनों नंबर ऐसे, अगर ये एंगल मैं चेंज करूंगा थीटा को हम ऐसे मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए थीटा को चेंज कर सकते हैं मान लो, तो अगर आर्ग्यूमेंट दोनों का चेंज करेंगे कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 एंड Z2 सेम, तो थीटा विल चेंज so अल्फा विल चेंज बिकॉज अल्फा इज पाई माइनस थीटा। एग्रीड और नॉट? यस सर। Yes, sir. अच्छा, ऐसा करने में मॉड Z1 नहीं चेंज हो रहा है, मॉड Z2 नहीं चेंज हो रहा है, तो अब जरा ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि ये जो क्वांटिटी है ये LHS, OA क्या है? OA इज मॉड Z1, OA इज मॉड Z1। एग्रीड? Yes. AC क्या है? AC क्या है? AC इज मॉड Z2 मोड Z2 Mod Z. ग्रेटर देन इक्वल टू OC क्या है? OC Z1 plus Z1 plus Z2 जो Mod कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 उसका plus मॉड। Z2. वेरी करेक्ट, मॉड ऑफ Z1 plus Z2। तो हो गई ना तुम्हारी वो इनइक्वालिटी, क्योंकि ये बात हर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 के लिए ट्रू है, तो रियल नंबर भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर Z1 को x कर दो, Z2 को y कर दो, तो मॉड x प्लस मॉड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस y का प्रूफ आ गया। हाँ या ना? फटाफट Yes, बोलो। sir. अच्छा, Yes, sir. अब यहां मैं बोलता हूं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? when alpha is 180. यस वेरी करेक्ट, क्योंकि भाई जब आप ये अल्फा को इंक्रीज करोगे तो मॉड Z1 तो हम फिक्स रख रहे हैं, मॉड Z2 को फिक्स रख रहे हैं, बीच का एंगल को चेंज करेंगे तो OC इंक्रीजेस, मींस इफ अल्फा इंक्रीजेस then OC increases. OC मतलब mod of Z1 plus Z2 increases, मतलब ये छोटी वाली क्वांटिटी बड़ी होगी बट लेफ्ट वाली कांस्टेंट है, तो किसी न किसी सिचुएशन में ये इक्वल हो जाएगी। कब इक्वल होगी? जब अल्फा क्या हो जाए? 180। 180. हाँ, एंड mod Z1 plus Z2 will become equal to mod Z1 plus mod Z2 if and only if alpha becomes 180, that is theta becomes 0। और ऑब्वियस सी बात है थीटा 0 मतलब जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो इफ इक्वालिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ Z1 एंड Z2 आर को डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी, तो दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। दोनों का एंगल सेम हो जाए, दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? Yes, sir. एग्जैक्टली तो एक तो ये समझ में आया कि Z1 प्लस Z2 क्या होगा, Z1 प्लस Z2 की ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या है और उसमें इक्वालिटी की कंडीशन क्या है। अब एक और चीज ऑब्जर्व करो इसी में, आई टेक लिटिल ऑफ योर टाइम फर्दर, कि भाई अगर आपको मैं बोलूं कि आप जरा इसको ध्यान दो, बी और ए को ज्वाइन कर दो, बी और ए को ज्वाइन कर दो इसी सेम, तो आप लिख दो इन ट्रायंगल OAB,
OAB triangle में can I say that OA is equal to OB vector plus BA vector, head to tail, and OB, and therefore I could say that OA vector minus OB vector, भाई कुछ नहीं किया मैंने, OB वेक्टर ये है और B से B पर टेल और A पर हेड रखते हुए एक वेक्टर ऐसे कर दिया है ना, तो OB प्लस BA इज इक्वल टू OA, isn't it? बिल्कुल क्लियर है ट्राइंगल लॉ से. Yes, sir. OB minus Yes, OA sir. minus OB is equal to BA vector, and therefore I could claim that BA vector को हम लिख सकते हैं क्या, OA मतलब Z1, OB मतलब Z2, तो Z1 minus Z1 Z2. minus तो ये जो वेक्टर आप देख रहे हो ना, ये Z1 माइनस Z2 है, ये वाला वेक्टर, ये यहां से यहां तक ये Z1 माइनस Z2 है. अच्छा जी, अगर ये Z1 माइनस Z2 है तो इसका लेंथ क्या हो गया, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया. तो यहां से हम एक और बात बोलेंगे कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन B एंड A. B से A की डिस्टेंस क्या है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर BA एंड दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2. तो ये दो आउटकम बड़ा क्लियर है क्या, कि OC लेंथ क्या है, OC लेंथ ये आ गया था मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, एंड BA लेंथ क्या है, इट इज मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2. तो दो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम के, इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल हैं, और इन दोनों डायगोनल में जो मेन डायगोनल है, जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट के टेल से स्टार्ट हो रहा है, ये तो ये मेन डायगोनल दोनों नंबर का सम होता है Z1 प्लस Z2, और ये जो ऑफ डायगोनल होता है, ऑफ डायगोनल ये वाला, ये ऑफ डायगोनल है Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1, मतलब दोनों का डिफरेंस होता है. ठीक है, और मेन डायगोनल की लेंथ मॉड Z1 प्लस Z2 है, और ऑफ डायगोनल की लेंथ मॉड Z1 माइनस Z2. ये बात भी समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें. और यहीं से एक और बात समझ में आ रही है, वो भी नोटिस करो, ये भी सेकंड कंक्लूजन है जो बहुत इस्तेमाल होगा. क्या, डिस्टेंस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या आया, ये आया B से A का डिस्टेंस. B एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 A कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, इट इज डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम Z2, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2. कुछ याद आया? यही बात तो रियल नंबर में बताई थी, मॉड x माइनस a, मॉड ऑफ x माइनस a इज डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a. तो रियल नंबर के जो लॉज हैं, वो लॉज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल नंबर का ही एक्सपांशन है. तो जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज जो रियल नंबर के हैं, वो सारे के सारे एज इट इज होल्ड करेंगे, बिकॉज रियल नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ और नंबर ऐड हो रही है, रियल नंबर तो उसमें है ही, तो लॉज कभी चेंज नहीं होंगे. लॉज जो है वो एक्सपांड करेंगे, इनहेरिट कुछ नए लॉज आ सकते हैं, बट पुराने लॉज एज इट इज होल्ड करेंगे. तो जहां कहीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा, वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इसको हम लोग बहुत जगह अच्छे क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये वाला चीज भी आप नोट करके रखो. अब यहां से देखो तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का एक और वर्जन भी यहां से नजर आ रहा है. ठीक है, अब ये मैं डिस्कशन हटा रहा हूं, ये अगर आपने नोट कर लिया तो कैन आई रिमूव दिस? Yes, sir. Yes. ओके, तो लेट मी पुट इट हियर, इसको हटाओ. अब यहां पर मैं लिख रहा हूं कि इस ट्रायंगल OAB में कैन आई से दैट OA प्लस OB इज ग्रेटर देन इक्वल टू AB. अरे लेंथ OA प्लस लेंथ OB इज ग्रेटर देन इक्वल टू AB लेंथ. एग्रीड कि नहीं? दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होगा. तो यहां से आ रहा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2. और यहां इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, ये बताओ. इक्वालिटी होल्ड, And theta is 180. हाँ, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये वाला डायरेक्शन देखो, ये वाला ट्रायंगल की बात करें. लुक एट दिस ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में हम अगर ऑब्जर्व करें, है ना, ये वाला ट्रायंगल को पूरा ऑब्जर्व करो. इसमें क्या दिख रहा है? तो इस ट्रायंगल में भाई ये एंगल थीटा है. सॉरी, हाँ जी, ये एंगल थीटा है. तो क्या होगा अगर मैं ये लेंथ को बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट है, फिक्स है, और ये लेंथ भी अगर मैं बोल रहा हूँ फिक्स है, ये एंगल थीटा बढ़ाएंगे तो ये डायगोनल बढ़ेगा, है ना.
तो इफ थीटा इंक्रीजेस implies mod of z1 minus z2 increases, तो कितना बड़ा हो जाएगा? तो इन दोनों के इक्वल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि इक्वालिटी होल्ड करेगा जब थीटा 180 हो जाए। थीटा 180 का मतलब है कि z1 एंड z2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब है कि यहां ध्यान से देखो, ये चीज है अल्फा और ये है बीटा। व्हाट इज बीटा? तो हमारे पास आया कि दिस इंप्लाइज बीटा माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू थीटा इज 180 डिग्री। बीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, है ना। बीटा z2 का आर्ग्यूमेंट है और अल्फा z1 का आर्ग्यूमेंट है। इट इज इक्वल टू पाई। तो यहां से आया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 जो दूसरी नंबर है उसका आर्ग्यूमेंट पहली नंबर के आर्ग्यूमेंट प्लस पाई है। मतलब पहली नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है तो उससे 180 रोटेट करके, मतलब दूसरी नंबर पहली नंबर के जस्ट अपोजिट है, तो इसी को बोलते हैं z1 एंड z2 आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहां से अगर कोई बोलता है कि भाई मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2, इसका मतलब है z1 इफ एंड ओनली इफ z1 एंड z2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये डिस्कशन था ट्रायंगल इनइक्वालिटी का कंप्लीट। सारी बात समझ में आ गई? अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लीज लेट मी नो क्विक। इस पूरे डिस्कशन के रिगार्डिंग इफ यू हैव एनी इश्यू, एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज टॉक टू मी। तो जो फाइनल कंक्लूजन ये है कि जब हम इस वाले इनइक्वालिटी की बात करते हैं, इस वाली ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, तो हम बोलते हैं कि दो नंबर को, दो वेक्टर को ऐड करने पर उनका मैग्नीट्यूड ऐड कब होता है? जब दोनों एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो यहां देखो को डायरेक्शनल आ गया। फिर बोला कि दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पर उनका मैग्नीट्यूड ऐड कब होता है? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। इसलिए देखो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन की बात आ गई। ठीक है। I have not got the complete replies. दो बच्चों ने अभी भी रिप्लाई नहीं किया। I don't know why, but hopefully it is understood, क्योंकि सबने, किसी ने भी नेगेटिव रिप्लाई नहीं करी, इसका मतलब सबको क्लियर है ये बात। ठीक है, ठीक है, गुड। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो थी आपने देख लिया, है ना। इक्वालिटी की कंडीशन को डायरेक्शनल है, आर्गुमेंट z1 इक्वल आर्गुमेंट z2। इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में जब हमने देखा तो मॉड z1 प्लस मॉड z2 इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस z2। यहां पर इक्वालिटी कंडीशन है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। जनरलाइज करो तो अगर n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड करो, है ना, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 अप टू zn इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड का सम। और यहां भी इक्वालिटी तभी ऐड करेगी जब सारी नंबर सेम डायरेक्शन में। ठीक है। अब इस पर एक दो क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर दो। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये तो पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन तो प्लेनली जो मैंने बताया उसी पर आपको मैं टेस्ट कर रहा हूं, और दूसरा पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। दूसरे पार्ट को कर जाएंगे तो इट इज फैंटास्टिक। पहले पार्ट तो स्ट्रेट अवे है, बताते जाओ। आपने बोला कि समझ में सबको आ गया, तो पहले केस में क्या कंडीशन होगी, दूसरे में क्या कंडीशन होगी, तीसरे में क्या कंडीशन होगी, बोलते जाइए। First we said alpha phi to the number. So argument of z1 equal to argument of z2 in वेल first डन, वेल case. डन। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, बिल्कुल क्लियर है। दूसरे में ऐड करने पर वी आर एडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर बट वी आर गेटिंग दैट देयर मैग्नीट्यूड इज सब्ट्रैक्टेड। ऐड करने पर वो डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। ऐसा तभी होगा जब दोनों का डायरेक्शन आर्ग्यूमेंट इक्वल अपोजिट ना, इक्वल Opposite होगा। Opposite होगा। ऐड करने पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो अपोजिट होगा। आर्ग्यूमेंट z1 इज इक्वल टू पाई प्लस आर्ग्यूमेंट z2। पहले के आर्ग्यूमेंट में 180 रोटेट करेंगे तो दूसरा आएगा, मतलब वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तीसरा, सब्ट्रैक्ट करने पर मैग्नीट्यूड ऐड हो रहा है,
दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड उनका सम हो गया, मतलब एक जैसे 3 न्यूटन है तो एक -4 न्यूटन होना चाहिए, तब जा करके 3 + 4 7 होगा सब्ट्रैक्ट करने पर। तो यहाँ पर भी वही बात आएगी जो सेकंड का है, वही कंडीशन फर्स्ट का। आर्गुमेंट z1 = पाई प्लस आर्गुमेंट z2। एग्रीड? Yes, sir. लास्ट में क्या Yes. First one is सब्ट्रैक्ट किया और मैग्नीट्यूड First one is सेम डायरेक्शन, वेरी करेक्ट। आर्गुमेंट z1 = आर्गुमेंट z2। वेल, वेरी करेक्ट, थैंक यू। अब जरा दूसरा क्वेश्चन कर जाओ बेटा, बस यही दूसरा क्वेश्चन आप कर गए ना तो मान लेंगे कि आज का डिस्कशन फ्रूटफुल रहा। मतलब आपका एप्लीकेबिलिटी बहुत अच्छी है, ये मैं एज्यूम करूंगा अगर सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपने कर दिया तो, क्योंकि अभी की स्टेज में सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। इट्स टू अर्ली, बट स्टिल अगर आप कर जाते हैं इट इज फैंटास्टिक। ठीक है, तो मैं आपको 2 मिनट सोचने का देता हूं, उसके बाद फिर मैं डिस्कस कर दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है। बेटा साकेत, 2 - √5 कैसे होगा सर जी? 2 - √5 तो नेगेटिव नंबर है। नहीं नहीं सुकृत, तुम्हारा आंसर भी ठीक नहीं है। साकेत, तुम्हारा एक का आंसर तो ठीक है, बट यू हैव डन इट बाय अलजेब्राइक मेथड। नो 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 नो, अब यहां देखो, समझो।
समझो इसको करने के क्या क्या वेज हो सकते हैं। तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट फैक्चुअली आप अगर इस बात का इस्तेमाल कर सको कि ये जो नंबर है ये ऐसे मॉड ऑफ जेड -2 माइनस आयोटा इज लेस देन 2। अब बोलो डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम 2 माइनस आयोटा is less than or equal to 2. If I consider equality, अब ये सब हटा रहा हूं मैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखो, है ना। अगर मैं बोलता हूं बेटा मॉड ऑफ जेड -2 माइनस आयोटा इक्वल टू 2, तो आप क्या बोलोगे? आप यही तो बोलोगे, जेड तो एक वेरिएबल नंबर है, 2 माइनस आयोटा एक फिक्स नंबर है, तो आप ये डेफिनेटली बोल सकते हो कि जेड एक फिक्स्ड नंबर से 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब जेड जो है वो एक पॉइंट से 2 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो एक सर्कल पे लाई करेगा, तो इट डिनोट्स अ सर्कल विद सेंटर। उसका सेंटर क्या होगा बोलो? 2 minus iota. 2, 2 माइनस, minus 1. हाँ 2, -1 आर्गन प्लेन में, एंड रेडियस क्या होगी? रेडियस होगी 2। Units. तो मैंने बोला कि 2 units. लेट्स ट्राई टू पुट इट लाइक दिस कि एक सर्कल ड्रॉ कर देते और उस सर्कल का सेंटर हम मान लेते हैं 2, -1 और रेडियस मान लेते हैं 2 यूनिट। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेंटर है ये 2, -1 है या 2 माइनस आइटा है, जो भी लिखो इसको, और इसका रेडियस 2 है, तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस से, मतलब इमेजिनरी एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है सेंटर का वो 2 यूनिट है, मतलब इमेजिनरी एक्सिस इसको टच करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये रियल पार्ट है ना, तो रियल पार्ट बताता है कि इमेजिनरी एक्सिस इसको टच करती हुई जाएगी। क्या ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? और रियल एक्सिस इसको कट करेगी क्योंकि रियल एक्सिस से इसका डिस्टेंस 1 यूनिट है। तो इफ आई ड्रॉ द रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस बोथ विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो कुछ ऐसे होगी कि इमेजिनरी एक्सिस हमारी कुछ ऐसे होगी, ऐसे, और जो रियल एक्सिस होगी वो कुछ ऐसे पास करेगी, यहां से ऐसे रफली, और ये सर्कल कुछ इस तरह से प्लेस्ड होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आर यू एबल टू जस्ट गेट इट? Yes, sir. क्योंकि मैं थोड़ा और इलेबोरेट कर देता हूं कि यहां से जब इस पे रियल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यही तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, तो ये 1 यूनिट होगा, जबकि रेडियस 2 है तो ये दूर तक बाहर तक निकल जाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस 2 है और रेडियस भी 2 है, तो ये 2, -1 है, यही आपको समझना है। अच्छा जी, अब मॉड जेड क्या होता है और जेड क्या है? जेड क्या है? जेड इसको सेटिस्फाई कर रहा है और लेस देन इक्वल टू 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, इक्वल टू 2 और लेस देन 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या है, तो दिस डिनोट्स अ सर्कल के बजाय हो जाएगा सर्कल एंड इनसाइड एंड इंटीरियर, क्योंकि वो नंबर जिसका डिस्टेंस यहां से 2 यूनिट है वो भी इस इक्वेशन में, और इनइक्वालिटी लेस देन 2 वाली डिस्टेंस की नंबर भी होगी, मतलब जेड कैन बी एवरीथिंग इनसाइड दिस सर्कल। ऑन एंड इनसाइड। कितने लोग बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ये सर्कल नहीं, एक सर्कुलर डिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस डिस्क के अंदर कोई भी नंबर है वो जेड हो सकती है। नाउ माय नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज वेरी सिंपल, दैट सपोज जेड ये है, मान लो ये जेड है, कहां पर है? तो कहीं पर भी हो सकती है सर्कुलर डिस्क के ऊपर में, मान लो ये है जेड, सॉरी, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, मान लो मैंने बोला ये जेड है, तो मॉड जेड क्या हुआ बेटा? मॉड जेड होता है ओरिजिन से जेड इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये मॉड जेड होगी। If you join origin with this point, this is mod z, right?
अब अगर ये मॉड जेड है तो अब मैं ये दिखा रहा हूं कि जेड तो फिक्स नहीं है ना, जेड तो कोई भी नंबर हो सकती है इस सर्कुलर डिस्क के ऊपर में, तो जेड तो इधर भी जा सकती है, जेड कहीं भी ले जा सकते हैं हम जेड को एनीवे। तो मॉड जेड बढ़ता जाएगा ना, मॉड जेड कैन बी दिस, मॉड जेड कैन बी दैट, आई कैन जस्ट टेल यू वेरियस पॉसिबिलिटीज। मॉड जेड ए भी हो सकता है, मॉड जेड ये भी हो सकता है। मॉड जेड के कुछ एक पॉसिबिलिटी देखो तो अपने आप समझ में आता है कि मॉड जेड मैक्स क्या होगा, मॉड जेड मिनिमम क्या होगा। आपको लग रहा है मॉड जेड मिनिमम कब होगा? इस सर्कुलर डिस्क का कौन सा पॉइंट है जो ओरिजिन से नियरेस्ट है? अब मैं यहां लिखूंगा सिंस मॉड ऑफ जेड, ध्यान से देखो मॉड ऑफ जेड क्या है, मॉड ऑफ जेड इज डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, इज डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, and therefore mod z max is mod of farthest complex number, farthest number। कौन से नंबर ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूर है? तो सर्कल की कौन से नंबर फारदेस्ट होती है? तो जो डायमेट्रिकली डायमीटर फारदेस्ट कॉर्ड होती है ना, डायमीटर, तो डायमेट्रिकली अपोजिट जो नंबर होगी ना वो फारदेस्ट होगी, तो ये नंबर फारदेस्ट होगी। क्योंकि देखो बेसिक बात तो ये है कि सेंटर की डिस्टेंस ले लो पहले, और सेंटर के बाद तो बाकी नंबर तो सारी की सारी रेडियस अवे है सेंटर से, राइट? तो हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी से भी इस बात को प्रूव कर सकते हैं, बट आप अगर समझ रहे हो तो मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सिस्टम मेरा हैंग कर रहा है मुझे लग रहा है। एनीवे चलो आप डायरेक्टली कैलकुलेट करो। एनीवे हाँ चलो ठीक है, तो ये है, ये फारदेस्ट हो गई, तो दिस इज मॉड ऑफ जेड मैक्स। क्या होगा जी? तो ये सेंटर से O, मान लीजिए O है, इस सेंटर को C ले लो और इस पॉइंट को A ले लो, और ये नियरेस्ट पॉइंट ये होगा, ये वाला जहां पर ये लाइन ग्रीन वाली लाइन यहाँ नियरेस्ट में कर, ये नियरेस्ट पॉइंट है B। तो मॉड जेड मैक्स क्या हुआ? तो इट इज OC, OA, OA क्या हो गया? OA हो गया OC प्लस CA, CA तो रेडियस है, OC क्या है? 2, -1 का 0,0 से डिस्टेंस क्या होगा? बोलो डिस्टेंस फॉर्मूले से √5, या बोलो कि ये सेंटर वाली नंबर का मैग्नीट्यूड क्या है? 2 - आइटा का मैग्नीट्यूड √5 + 2 हो गया। मॉड जेड मैक्स क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes. अरे ये वाली लेंथ तो 2 ही है ना, यहां से यहां तक, ये तो रेडियस है, और O से C के डिस्टेंस √5 है। मॉड जेड मिनिमम क्या होगा बेटा? जो नियरेस्ट नंबर है ओरिजिन से वो कौन सी है? तो ये B है, तो OB क्या हो जाएगा? तो OB को लिखने के लिए मैं लिख सकता हूँ OC - CB, और OC लेंथ क्या है? √5, और CB क्या है? 2, तो √5 - 2। तो साकेत ने जो आंसर किया था ये मॉड जेड मैक्स का आंसर तो सही था, √5 + 2, बट ये 2 - √5 किया था, विच इज नॉट पॉसिबल, √5 - 2। एनीवे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 2 - √5 तो लिखना कहीं ना कहीं कुछ मिस इंटरप्रिटेशन किया होगा उसने अलजेब्राइक कैलकुलेट करते समय। मोरओवर ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर जैसे मान लो बोले कि क्यों ये फारदेस्ट होगा, है ना? अगर मैं यहां पर कोई पोजीशन लेता हूं ऐसे, तो ऐसे बोल दूंगा, ऐसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दूंगा, तो मैं बोलूंगा OC + CP इज ग्रेटर देन, OC + CP इज ग्रेटर देन OP। OP. तो OC तुम्हारा है वो √5 है, और CP क्या है? 2 है, इट इज ग्रेटर देन OP। OP क्या है? मॉड जेड। तो मॉड जेड लेस देन इक्वल टू √5 + 2 होगा, तो मॉड जेड की मैक्स वैल्यू √5 + 2 ही आएगी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा करके भी आप इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही डिफरेंस वाली ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा करके भी इसको हम कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट से इसको डिस्कस किया, अलजेब्राइक एस्पेक्ट से फिर कभी डिस्कस कर लेंगे पूरा। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का प्योर एप्लीकेशन करोगे ना तो भी ये प्रूव हो जाएगा। तो आपका जो होमवर्क मैं दे रहा हूं वो
सॉल्व द सेम प्रॉब्लम, अभी मैंने ज्योमेट्री से सॉल्व किया, सॉल्व इट यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्योरली अलजेब्राइकली, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग इसके आगे से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें हम लोग 3 चीजें पर फोकस करेंगे, हाउ टू गेट द इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स से बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और फिर इसके बाद में मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के डिस्कशन को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं बेटा। हाँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी करेंगे बेटा, वो हालांकि तुम्हारे स्कूल में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा स्क्वायर रूट तो क्यूब रूट भी बताऊंगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। सर प्लीज रिपीट करेंगे, आपने भी क्या बोला कि हम आगे क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जो अलजेब्रा आज आपने सीखा उस पर क्वेश्चंस करेंगे, फिर मॉड्यूलस, आर्गुमेंट और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज, ये अगली क्लास का डिस्कशन है। तो नेक्स्ट 2 क्लासेस में कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्चुअल पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा, जितना अभी आपको करना है नॉन ज्योमेट्रिक पार्ट। यस सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, टेक केयर।